तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं बनी क्लासेस और ये हमारी जो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेकर आएंगे 10th क्लास के लिए, और इसको 15 से 16 दिन या 17-18 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो वो चीज़ हम लेकर आ चुके हैं। ये आपकी पहली वीडियो है पहले चैप्टर की। तो जैसा कि इसमें लिखा है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ पर है हमें साइंस में एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत, और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला ही चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। तो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। तो जैसा चैप्टर का नाम लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें केमिकल रिएक्शंस। अपनी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि दो केमिकल मिलकर कोई एक केमिकल बना रहा है, ठीक है। कोई दो केमिकल मिलकर एक सामने से कोई एक नया केमिकल बना रहा है जो कि अपना प्रोडक्ट हो सकता है ना। कोई भी दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे हमने सीखा कि इसमें जो इसकी डेफिनेशन में क्या करी, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन जैसे हमने बनाया अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हम H2O बना देते हैं, जिसको हम पानी कहते हैं। तो हाइड्रोजन अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अलग चीज़ है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है H2O वो अलग चीज़ है। ये अलग केमिकल है, ये अलग केमिकल है, और ये एक अलग केमिकल है। इसी तरीके से हम ऐसे बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर और हम क्या क्या नए केमिकल्स बना सकते हैं। जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है, इसमें हमारी साइंस जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितना हमें हेल्प करती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर में? और हमें देखने को मिलेगा कि जो केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने C+O2 को मिलाया तो वो Ca2 बन गया, जैसे, है ना। तो ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, है ना, रिएक्शन का। तो ये हो गया आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, और आपकी जो आती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब हम लोग अभी आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, और ये वीडियो हमारी पूरी वन शॉट होने वाली है। छोटा सा ये चैप्टर है, बहुत अच्छा। और टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की जो ये जो मैं PDF यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी PDF ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। इवन मैं इसमें जो पॉइंट्स बोलूँगा कि आपको जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो पहला पेज है, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। जो जैसे कि ये अगर मैं बोलूँ कि ये जो है एक्टिविटी में आपको क्या करना है, या फिर मैं बोलूँ कि ये जो आपका ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें आप क्या करना चाहते हैं, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये मैं आपको वहाँ पे एक साइड में लिख के दे दूँगा कि जो मैं अपनी डेफिनेशंस बोल रहा हूँ वो सब मैं लिख के, वो जो PDF होगी आपको, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, है ना। अरे ये क्या हो गया, है ना। तो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। पहले पेज में कुछ भी नहीं है, वही सिर्फ ये बताया गया है कि आपकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, आपकी डे टू डे लाइफ होती है, आप क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। जैसे इसमें लिखा हुआ है मिल्क इज़ लेफ्ट इन अ रूम, और आपने मतलब ऐसे गर्मी में दूध को छोड़ दिया है तो उसका क्या होगा, वो ख़राब हो जाता है, वी एस्पायर। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप खुद से पढ़ना, ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पैटर्न से। हम सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो पहले पेज में तो इतना कुछ खास दिया नहीं है। और अभी हमने पढ़ा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में हम और पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस में जैसे हम जो लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारे, वो होता है रिएक्टेंट, है ना, ये आप सब पढ़ चुके होंगे। और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। कोई भी दो चीज़ को मिला कर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमने सीख ली। और रिएक्टेंट जितने एटम्स रिएक्टेंट के होंगे उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट के भी मिलने चाहिए, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। जो हम इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। वो आपको बता देंगे कि मतलब कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो आप ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, वो कौन से टाइप का रिएक्शन है ना। और जैसे कि हम बढ़े अभी अपने सेकंड पेज के आगे, तो सेकंड पेज में हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल गया हमारे पास कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सब हमारी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। चेंज इन स्टेट, अगर हम
किसी बर्फ़ को ऐसे ही छोड़ दें तो वो अपनी स्टेट चेंज करके सॉलिड से लिक्विड में जाता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन, ये भी हमें केमिकल रिएक्शन में देखने को मिल जाती है। फिर हमने देखा कि जैसे चेंज इन कलर, तो वो भी चेंज इन कलर, जैसे कलर में चेंज हो जाता है, हम काफ़ी चीज़ें मिलाते हैं आपस में तो केमिकल रिएक्शंस में कलर का चेंज हो जाता है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैस वैस निकलती हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर चेंज इन टेम्परेचर, और अगर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर का चेंज होना लाजमी है कि टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब यही होता है। ठीक है, वो हम बाद में, वो उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। फिर हमने देखा आगे कि हमारे जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है, आगे लिखा है हमारे पास केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस में सबसे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं। केमिकल इक्वेशन वो होती हैं जैसे कोई भी चीज़ की मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं एनसीईआरटी का ही। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने मिलाया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया हमारे पास, जो कि हमारे पास रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दो ही चीज़ें होती हैं एक इक्वेशन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इन दो रिएक्टेंट से ये एक प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो ये जो है इसकी, ये कौन सी स्टेट है, ये इसकी केमिकली इक्वेशन तो है, ये इक्वेशन तो है, लेकिन इसको अभी हमने मैथमेटिकली नहीं प्रेजेंट किया है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी हम इसमें आगे देखेंगे, जैसे अभी हम इसमें आगे देखेंगे, तो इस वाले जो ये जो पूरा आपका ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें आपको यही बताया हुआ है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो आपके प्रोडक्ट होते हैं। यही सब जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक प्लस प्लस के साथ में देते हैं रिएक्टेंट, ये बच्चों वाली चीज़ है, ये आपको आप 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ के आए, 8th क्लास में, बहुत पहले से आ जाती है आपको। फिर उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो अपने थर्ड पेज पे हमारे पास दिखेगा कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप पूरे क्या कहते हैं पेपर में ऐसे रिएक्शंस लिख के आएंगे, ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया तो ऑक्साइड मिला, पूरा लिख कर आएंगे मैग्नीशियम, तो ऐसे तो बेटा तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, है ना। तो पेपर को पूरा करना है हमें, तो उसके लिए थोड़ा हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों ने बहुत खोज कवर करी। उसके बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये वाली चीज़ आई, जो जिस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारे पास आई है ये कि हम मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, हम ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, और इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म आ गई, जिसका हमारे पास सबसे बड़ा क्या कहते हैं इसका बेनिफिट तो यही होता है कि हम एक तो काम जल्दी कर पाते हैं, ऊपर से हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे अगर ये मैग्नीशियम है, हम जब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम उसकी बैलेंसिंग के लिए हम यही तो देखते हैं कि उसमें कितने एटम हैं। अगर मैग्नीशियम है, अगर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे तो मैग्नीशियम एक ही है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक ही है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अपने को इस वाली इक्वेशन से ये नहीं पता चलेगा कि ये बैलेंस इसमें मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं एग्जैक्टली और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं एग्जैक्टली। तो उस चीज़ को करने के लिए हम क्या कहते हैं बैलेंसिंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो इक्वेशन है हमारी, कहाँ गई भैया इक्वेशन, ये रही हमारी इक्वेशन। ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें मैंने देखा कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, ठीक है, दूसरी साइड भी 1 है, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन 1 ही है यहाँ पर, और यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा Mg, 2 Mg और 2 O2, है ना। तो यहाँ पे O2 तो बैलेंस हो गया, लेकिन Mg फिर से डिस्टर्ब हो गया, तो Mg को करने के लिए हम यहाँ पे फिर से 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। और इसी तरीके से हमें सारी इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन हम चाहे क्या कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा जो अपनी इक्वेशंस हैं वो बैलेंस रखनी है। हमेशा एग्ज़ाम टाइम पे भी ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी चीज़ के, जैसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए कोई भी रिएक्शन लिखते हो, मान के चलो आपने लिखा C+O2 gives you CO2, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि C का 1 है, C का 1 है, चलो बहुत अच्छी बात है, O2 है, बहुत अच्छी बात है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं होती तो आपके नंबर जो आपके टीचर है वो ज़रूर काटेगा। और
क्या कहते हैं, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए आप हमेशा अभी से ये प्रैक्टिस बना लो कि आपको कोई भी इक्वेशन लिखनी है तो उसको बैलेंस करके लिखना है, आपको उसको बैलेंस करने के बाद ही उसको देखना है, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है अपने पास बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने एक ये वाली जो रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, ये Zn प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में बता दिया गया है। जैसे मैं आपको पहले बता दिया था कि जो एटम्स होते हैं, जो रिएक्टेंट के एटम्स होते हैं और जो प्रोडक्ट के एटम्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तो वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसा कि आपने इस रिएक्शन में देख सकते हो। अब देखो इन लोगों ने यहाँ पे फिर से जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन ऐसे करके लिखा है। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे अच्छा नहीं रहता है, मतलब क्या अपन इतने छोटे तो है नहीं, है ना, तो इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जैसे हमने यहाँ पे, चलो हम नहीं मान रहे इनकी बात, हम तो अपने यहाँ चेक करेंगे Zn कितना है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने देखा SO4 को हमने पकड़ा, SO4 कितना है, एक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी बैलेंस है। H2 ये भी एक है, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी जो जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन है, वो एकदम से बैलेंस है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैलेंस है, तो इसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के हमने क्या देखा, आगे चल के हमारे पास एक और इक्वेशन आई, लेट अस बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इन्होंने बोला कि चलो अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलो भाई, हमने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, हमें करके दिखाओ कैसे बैलेंस करते हैं तुम लोग, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इन्होंने ऐसे बता रखे हैं। अब तुम पहला स्टेप पढ़ोगे ना तो तुम्हें हंसी आएगी, क्यों, क्योंकि पहला स्टेप क्या है, इसमें पहला स्टेप कह रहे हैं कि भाई साहब तुम पहले तो कोई भी एक चीज़ ले लो, है ना, तुमने लिया एफ ई ले लो तुम, ठीक है, तुम लिया एफ ई को तुम बनाओ डिब्बे में रखोगे, तो फिर इसके आगे कुछ भी नहीं करना, ऐसे बोल रखा हम लोगों ने। तो ऐसे हम लोग तो यार बच्चे तो है नहीं, है ना, तो हम लोगों को तो ऐसे कुछ करना नहीं है। हम लोग कैसे करेंगे, हम सीधा फर्स्ट वाला स्किप कर देंगे। फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि इन लोगों ने पहले यही बोला हुआ है कि फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, ठीक है, वहाँ पर डब्बे बनाते रहो एग्जाम में और आपका एग्जाम छूट जाए, ये लोग यही चाहते हैं NCERT वाले, ठीक है। तो इसमें सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप में ये लोग बोल रहे हैं कि अपने जो एटम्स होते हैं उनको देखो, जैसे इसमें बैलेंस नहीं है, 2 1 2 1 3 2 4, प्रोडक्ट में 3 2 4 हो रहे हैं और ऐसे, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उन्होंने स्टेप दिए हुए हैं बहुत सारे। फिर हम जैसे जैसे नीचे गए, थर्ड स्टेप में इन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा जिसके आपको दिख रहा है, जैसे Fe3O4 सबसे भारी आइटम ये दिख रहा है, मतलब सबसे भारी मॉलिक्यूल ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना। तो इसमें Fe3 के कितने हैं, O के कितने हैं, तो यहाँ पे O के 4 हैं, Fe के 3 हैं। तो आप दूसरी साइड देखो, इस साइड देखो, इस साइड Fe के कितने हैं, इस साइड Fe के बिल्कुल एक भी नहीं है और इस साइड 3 है, इस साइड O के जो है वो 4 हैं, है ना, जो O के हैं वो 4 हैं। तो ऐसे आपको पहले O के बैलेंस कर लो, मान के चलो मैं O के बैलेंस कर रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल नीचे लेके चलता हूँ, बिल्कुल रिएक्शन के ये जो चीज़ें ये सब बिल्कुल टाइम ख़राब करने वाली चीज़ें हैं NCERT की। आप कुछ भी आप पढ़ के देख लेना, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने तो बहुत बार पढ़ा है, उसके बाद अपने नोट्स बनाए कुछ और उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं सबसे नीचे आया रिएक्शन में, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले लास्ट में मेरे को देखने को मिलता है जो रिएक्शन है वो कैसे बैलेंस हुई है, Fe3Fe4H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस 4H2O। इस तरीके से ही पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हुई है। चलो ठीक है, अब हम अपनी जो पुरानी रिएक्शन थे वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, जो हमारी पुरानी हमारे पास पुरानी रिएक्शन थी हमारे पास। चलो ठीक है, एक भी एटम उसमें आगे दिया हुआ नहीं था, ठीक है, एक भी एटम कितने एटम का है ये दिया हुआ नहीं था। अब हम दोबारा अपनी जो बैलेंस वाली है उसमें आता है, अरे कहाँ गई बैलेंस वाली, 4 3 ये रही, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि ये जो है अपनी, है ना, 3Fe प्लस 4H2O कैसे बैलेंस हुई। चलो अब इसको तो हम खुद करके देखते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2, ये हमको अनबैलेंस दी हुई थी, ठीक है। अब हमको इसको बैलेंस करना है। हमने सबसे पहले देखा O कितने हैं, 4O हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 4 लिखते हैं, ठीक है, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब O कितने हो गए, O तो भाई साहब हो गए 4 अपने, और H2 कितने हो गए, 4 2 ज़ा 8, ये जो 4 2 ज़ा 8 हो गए। अब यहाँ पर H2 कितने हैं अपने पास, दूसरी साइड अपने पास सिर्फ 2 ही हैं, तो 4 इसको 8 करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 लगा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। अब अपन यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि H2 भी हो गया, O भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी H हो गया। अब अपने पास बचा Fe कितने, 3 है, सिंपल है, एक ही है यहाँ पर, तो यहाँ 3 लगा दो, ये
हो गया अपना बैलेंस इक्वेशन पूरी। ठीक है, होप करते हैं आपको ये वाली जो मैंने समझाई है ये आपको पूरी आ गई होगी। और ऐसी जितनी भी इक्वेशंस हैं आपकी एनसीईआरटी में, जितनी भी इक्वेशंस हैं, मैं एक पेज पर लिखी हुई है मेरे पास, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा, जिसका नाम भी यही है, बनी क्लासेस। बनी, अरे क्लासेस कहाँ लिखूँ, अरे इसको मिटाना पड़ेगा, बनी क्लासेस टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं इस बारे में, क्योंकि हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर जैसे हम नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जब आप 5 6 7 7 स्टेप में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको कि एक चीज़ आती है यहाँ पे, फिज़िकल स्टेट। किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल स्टेट क्या है? फिज़िकल मतलब जो आपको बाहर से दिख रही है, फिज़िकली जो आप उसको देख पा रहे हैं उसको, जैसे मेरे सामने अभी यहाँ पे एक केला रखा हुआ है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मुझे दिख रहा है कि हाँ ये किस शेप का है। या फिर मैं यहाँ पर कोई भी एक राउंड बनाऊँ, या फिर कोई भी बॉल होती है अपने पास, या कोई भी बैट होता है ना, तो अगर हम उसको देखें तो वो हमें फिज़िकली अपीयर होता है। ऐसे ही जो भी फिज़िकल अपीयरेंस होती है किसी भी चीज़ की, चाहे फिज़िकल अपीयरेंस कैसे होती है, फिज़िकल अपीयरेंस जो होती है वो या तो सॉलिड होगी, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 होती हैं। 3 चीज़ में होगी अपनी रिएक्शंस, तो ऐसे ही होगी, है ना। अब शेप वेप बताएंगे नहीं उसमें, तो फिज़िकल अपीयरेंस में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखा। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या है कि जो यहाँ पर इसके ये जो ये दिख रहे हैं आपको, जैसे FeS है, ठीक है, ये एक सेकेंड दूसरा ब्रश ले लेता हूँ। जैसे ये FeS है, ठीक है, यहाँ पे H2O गैस है, ठीक है, फिर ये भी सॉलिड है, ठीक है, और ये 4H2O गैस है। ऐसे हमने देखा कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास सब दिख रही हैं। ये हमको कैसी दिख रही हैं? ये वाली जो चीज़ है वो हमको सॉलिड दिख रही है, ये वाली जो चीज़ है वो हमको सॉलिड दिख रही है, ये वाली चीज़ हमको गैस दिख रही है, ये वाली चीज़ हमको सॉलिड, और ये वाली भी गैस। ठीक है, इस तरीके से हमने फिज़िकल अपीयरेंस भी सीख ली कि फिज़िकल अपीयरेंस कैसी होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। बहुत अच्छे, ये हमारी फिज़िकल अपीयरेंस हो गई। और इसके आगे भी हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे जो कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये वाली जो रिएक्शन होती है, इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O को मिलाएंगे तो इसमें आपको प्रेशर देना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपको टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, तो जैसे इसमें यहाँ पर सनलाइट और जो क्लोरोफिल जो है वो कैटलिस्ट है एक तरह से। ठीक है, ये इसको हेल्प करता है। एक पिगमेंट होता है, ये अपने पेड़ पौधों में होता है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये पिगमेंट होता है, अपने पेड़ पौधों में पाया जाता है ये वाला। ठीक है, और ये जो होता है, जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ये हमको इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा 340 ATM है, ये हमारा यहाँ पर इतना प्रेशर लगा हुआ है, तब जाकर ये वाली जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो रही है। तो ये हमारी प्लांट्स में होती है ये वाली। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक तरीके से। और जो फर्स्ट वाली है वो भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बस ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि जो भी क्या कहते हैं रिएक्शन होती हैं सिर्फ नॉर्मली नहीं हो जाती हैं, किसी में हमको टेम्परेचर देना पड़ता है, किसी में हमको प्रेशर की हेल्प लेनी पड़ती है, किसी में क्या कहते हैं हमको कोई भी कैटलिस्ट के लिए ज़रूरत लेनी पड़ती है। तो ये आपको ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप कैसे रिएक्शन को पास कर सकते हैं, है ना, जिसमें आपको शायद फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग कुछ भी आ सकता है, तो बोर्ड वाले आपको कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग बताएंगे कमेंट में तो मैं ये क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। हालांकि बच्चे आजकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन कुछ ना कुछ लेके कहीं ना कहीं से इवन ऑनलाइन प्ले स्टोर पे भी आप कोई भी ऐप डालेंगे कि NCERT सॉल्यूशन ये वो कुछ भी करके तो आप कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको समझना है तो मैं आपको समझा सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में बता देना। फिर जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे, नीचे हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये अब हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन थोड़ा चालू हो गया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया किसी भी दो चीज़ को कंबाइन करेंगे, C+O2 गिव्स यू CO2, है ना, CO है ये,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया CO2। अब मैंने इसे कंबाइन किया, जब मैंने इसे कंबाइन किया तो हमारे पास क्या मिला, CO2 मिला। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे कि व्हेन वी कंबाइन टू केमिकल्स लाइक CO, मतलब CO2 को तो एग्जांपल में लिखना आप लोग, व्हेन वी कंबाइन टू केमिकल्स एंड इट गिव अ न्यू केमिकल, जो कंबाइन होकर अपने को न्यू केमिकल दे, ठीक है। तो आप ऐसे वहाँ पर अपने पेपर में जाके आपको किसी भी चीज़ का रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे अपने मन से लिख सकते हैं। चीज़ों को समझो बस, साइंस में सिर्फ चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। अब जितनी भी एक्टिविटी वगैरह हैं इनकी अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो मैं उसकी भी बना दूंगा, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अपने को इन लोगों ने रिएक्शन दे रखी है कॉम्बिनेशन की, CaO इन सॉलिड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम होता है ये, अच्छा लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, ये क्विकलाइम होता है, ठीक है। अब H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास सिलेक्ट लाइम आया, तब हमारे पास सिलेक्ट लाइम आया, प्लस हमारे पास थोड़ी सी हीट निकली। अगर हीट निकल रही है तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अभी हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक का ही पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे हमने ये देखा कि ये जो रिएक्शन है ये कंबाइन होकर बना रही है, CaO था, ठीक है, प्लस H2O था। अब कॉम्बिनेशन में क्या है कि पूरा जुड़ जाता है, तो हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए Ca, 2 होने चाहिए और 2 O2 होने चाहिए। तो हमारे पास कैसे हुआ, OH होल ट्वाइस, क्या यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, और ये आ रहा है हमारा एक्वस फॉर्म में प्लस हीट, ठीक है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा देखना होता है कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। अगर आपके पास एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके कुछ भी आ गया तो आपको ये लिखना पड़ सकता है, ठीक है। फिर जैसे अभी हम और बढ़ते हैं आगे, और अभी हम NCERT देखेंगे, पूरी NCERT कर लेंगे। अगर हमारी पूरी NCERT हो जाती है, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा हम उसको अपेयर कर देंगे। फिर हमारे पास ये आता है एक 2 यूनो करके आता है, 2 यूनो, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन इसमें से फंस जाता है, ठीक है। तो 2 यूनो में क्या लिखा हुआ है, 2 यूनो में, वेट अ मिनट, 2 यूनो में लिखा हुआ है हमारे पास कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लैम्प प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1.13, जो कि हमारी ऊपर वाली रिएक्शन थी, ठीक है। उस वाली रिएक्शन से हम इसको वाइट वॉश करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। हाँ, क्या हो गया, येलो ही सही था, दिस इज, डिलीट करो बस, चलो ये लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको जब वाइट वॉश करते हैं, वाइट वॉश मतलब अपनी दीवारों पे वाइट वॉश वॉल पे करते हैं, जब हम दीवारों पे, जो कलई कहते हैं हमारे यहाँ, तो कलई जो होती है जैसे चूने से जो बनाई जाती है कलई, ठीक है। तो वो दीवारों पे जब उसका पेंट करते हैं तो जो चीज़ होती है वो कैसे होती है, जो उसमें ये होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो अपना CaOH होल ट्वाइस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके CaCO3 की एक लेयर बना देता है अपनी दीवार पर, जो कि हम वाइट वॉश हमको 2 से 3 इसमें कहीं लिखा है, ये रहा 2 to 3 डे ऑफ वाइट वॉश। जब हम उसको 2-3 दिन तक उसको 1-2 बार, हम कलई का क्या होता है कि हम 1-2 बार उसको करते हैं, एक लेयर करते हैं, 2-3 लेयर, फिर 3 लेयर, 2-3 लेयर करने के बाद हमको 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं। तो जो वो शाइनी पहले नहीं आता है, जो शाइनीपन वो चीज़ बाद में आने लगती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज मैंने पेंट कराया अपने घर में, ठीक है। तो वो पेंट जो है वो 2-3 दिन बाद थोड़ा और निखर के दिखेगा मुझे, जो वो वाइट कलर है उसका, वो मुझे बहुत और अच्छे सा निखर के दिखाई देगा। किसके केस में, जब अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 से, ठीक है। जब वो CO2 से रिएक्ट करेगा तो CaCO3 हमको प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारा जो दीवार पर पेंट करने का वाइट वॉश हम करते हैं वो चीज़ होती है, ठीक है। तो ये बात होप करते हैं आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे अपने NCERT में और आगे। अब आगे चल के हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो ये बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है, अपना कोयला मतलब कार्बन को हम लोग बर्न करेंगे। बर्न करने का मतलब केमिस्ट्री की फॉर्म में होता है, हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया, CO2 बना दिया। बहुत ईजी एग्जांपल है, मैं शुरू से वीडियो में ये बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये वाला। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2
गैस और O2 गैस, ठीक है। अब यार ये तो सबको पता है कि H2O कैसे बनता है, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। बैलेंस हर चीज़ को बैलेंस मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि बैलेंस करना है। 2H2 गैस प्लस O2 गिव्स यू 2H2O, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट जहाँ तक मुझे लगता है यही होगा अभी तक पूरे के, आपको H2O बनाना है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेके, ठीक है। तो दो चीज़ें ये आपको अपने इसमें ध्यान रखनी है। और जो इस वाले जो वेट, इस वाले में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि हीट वीट इवॉल्व होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। चलो ठीक है, अभी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बारी आ गई है। इसको अभी स्किप करते हुए यहाँ पर हम आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के सिखाते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक एक तरफ, एक्सोथर्मिक एक तरफ। एंडोथर्मिक क्या होता है, अगर आप एनर्जी, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं किसी रिएक्शन में तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर एनर्जी निकल रही है किसी रिएक्शन में से, जैसे हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी निकल रही है तो आप उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ एग्जांपल, जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो कुछ एग्जांपल्स ये हो जाते हैं अपने, जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। डीकम्पोजिशन क्या होता है, कंपोज होना मतलब जुड़ना, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, ठीक है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हो तो आप उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे, ठीक है। मान के चलो अगर अपन डेली लाइफ के बारे में सोचें, डेली लाइफ में क्या होता है कि मान के चलो आपने एक ईंट रखी, ईंट पे आपने कोई दूसरा पत्थर फेंक के मारा, ईंट टूट गई, तो ईंट को क्या हम लगाई, हमने ईंट को एनर्जी प्रोवाइड करी, एनर्जी दी हमने ईंट को एनर्जी दी, जिससे वो ब्रेक हो गई, है ना, जिससे उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, ठीक है। अब केमिस्ट्री की भाषा में इसको कैसे बोलेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर मान के चलो मैंने एक कंपाउंड लिया, एक मॉलिक्यूल लिया CaCO3 का, और उसको मैंने हीट कर दिया, तो ये हमको देगा CaO विद CO2, जिसमें से CO2 इसकी बाहर निकल जाएगी। तो हमने ये जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ है, ये जो मैंने दी है, ये क्या है, ये एनर्जी है, ये मैंने इसको प्रोवाइड करी है ताकि ये जो CaCO3 है ये CaO और CO2 में टूट जाए, ठीक है। तो मैंने इसकी एनर्जी जो प्रोवाइड करी है, ये जो था वो डिकम्पोज हुआ, CaCO3 डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होकर उसने क्या बनाया, डिकम्पोज होकर उसने बनाया CaO प्लस CO2 जो कि हवा में उड़ गया। तो हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी। और एक्सोथर्मिक में सेम इसका उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, मान के चलो कोई दो चीज़ें और मैंने उसको मिलाया, और मुझे मिलाने के लिए उसमें देनी पड़ी एनर्जी, तो मतलब मैंने उसको मिलाया, तो उसमें से मिलाने पर वो मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने फिर भी उसको ज़बरदस्ती मिलाया, तो मैंने जब मिलाया उसको तो उसमें से कुछ एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कुछ किसी भी तरीके से। तो जैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया CaO, इसी का उल्टा कर लेते हैं, प्लस अगर मैं H2O को मिलाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड देखने को मिलता है CaOH होल ट्वाइस प्लस कुछ हीट, है ना। तो ये वाली जो हीट है ये क्या है, ये एक एनर्जी है जो बाहर निकल रही है ना। तो ये वाली जो एनर्जी है ये बाहर निकल रही है, तो ये मैंने इससे और इसे मिलाया तो मेरे पास ये मिला। तो ये जो एनर्जी है ये कौन सी है, ये एक्सोथर्मिक एनर्जी है जो निकल रही है, ठीक है। तो अब जैसे अगर एंडो में अगर हम एक और एग्जांपल लें, AgBr का एग्जांपल लेते हैं। AgBr सनलाइट के इसमें दिया, ठीक है। अगर मैं सनलाइट भी एक एनर्जी तो हर तरह की हो सकती है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा एक तरह से। अगर मैं सनलाइट दूंगा तो उसको फोटोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि सनलाइट को हम फोटो बोलते हैं, है ना, फोटोन्स वगैरह ये सब पढ़ा होगा आपने, है ना। और जैसे अगर मैं हीट देता हूँ तो हीट के लिए हम लोग ये करते हैं, सनलाइट के लिए हम लोग HV डाल देते हैं लाइट के लिए, या फिर सनलाइट ऐसे लिख देते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है उस चीज़ में। अगर मैंने यहाँ पे सनलाइट दिया तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो मिलेगा अपने पास Ag प्लस Br। मैंने क्या बोला कि अगर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, एक कोई भी चीज़ है उसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो तोड़ने में हमारे पास एनर्जी लगेगी, इसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। अच्छे से लिख देते हैं, एक सेकेंड। AgBr गिव्स यू SL, मतलब SL के साथ में मिलकर AgBr2, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस।
और एग्जांपल लो, और एग्जांपल लो डिकम्पोजिशन के, और एग्जांपल लो डिकम्पोजिशन। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बताया। इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगा एग्जांपल, मान के चलो मैंने पानी लिया, H2O लिया, H2O, अब मैंने इसमें दे दी इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, अरे यार इससे लिख नहीं पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी। तो अपना जो होगा वो H2 निकलेगा और जो होगी O2 निकलेगी, ठीक है, दोनों अलग हो गए। इससे इन दोनों को मिलाकर ये बनता था। अब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वापस से, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब समझने वाली चीज़ें हैं कि आप तोड़ेंगे और ये जो करेंगे ये कैसे। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी हमने सीख लिया कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है। नॉर्मल एग्जांपल ये H2 को तोड़ा, H2O को तोड़ा हमने तो H2 गैस और O2 गैस निकली, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझा दिया आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट अपना चैप्टर ख़त्म होने पर है। अरे अरे ये हट जाओ सब, ये गंदगी सब हट जाओ, ठीक है। अब आगे क्या आता है, और एग्जांपल आते हैं एक्सोथर्मिक के। और एग्जांपल क्या है, वो तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल बता दिया। जो एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं वो आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने एक एक रिएक्शन एक पन्ने पर लिखकर अपने टेलीग्राम चैनल पर, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी वीडियो की लिंक और वीडियो में जो पीडीएफ है, पीडीएफ कैसे डालूंगा मैं, पीडीएफ ऐसे डालूंगा जैसे 2 मिनट आपको समझा दूँ। जैसे मैंने इस वाले में कुछ इंपॉर्टेंट बताया है तो या तो मैं उसको अंडरलाइन करूँगा, ठीक है। अगर अंडरलाइन नहीं करूँगा तो मैं इसको आपको कैसे प्रोवाइड करूँगा कि मैं यहाँ पर ऐसे एरो करके जो भी इस चीज़ में, जो भी इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा कि लिख के टाइप करके यहाँ पर इस जगह पे मैं टाइप कर दूंगा, तो आप वहाँ पे समझ जाओगे कि हाँ ये वाली चीज़ मुझे पढ़नी है। आप तुरंत पीडीएफ खोलोगे, आप अपनी उसमें देखोगे कॉपी में और आपको ये वाली चीज़ पढ़नी है तो आप उसको तुरंत पढ़ लोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका मतलब जो भी जितना भी आसानी से हो सके, ठीक है। फिर अपने पास जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे एक्सोथर्मिक की हमारे पास रिएक्शंस थी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस में कौन सी होती हैं, नेचुरल गैस हमारे पास कोई सी भी नेचुरल गैस लो, CH4 गैस दे रखी है इसमें, ठीक है। फिर 2O2 से हम रिएक्ट करेंगे तो इसको CO2 निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस और H2O इन द फॉर्म ऑफ गैस की फॉर्म में निकलेगा, H2O भी, CO2 भी गैस की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो ये एक हो गया अपना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, डू यू नो द रेस्पिरेशन इज द, अब देखो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब वो ये बोल रहा है, हमने ये जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस पढ़ी थी, ये जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी थी कि जो ग्लूकोज वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है, एक ये और जो रिएक्शन थी। अब जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी उसका उल्टा कर दिया इन लोगों ने। हमने क्या पढ़ा था कि जो ये जो चीज़ है इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब इजी चीज़ें हैं, इसमें कोई इतनी तकलीफ़ देने वाली कोई बात नहीं है। फिर आगे क्या आता है, आगे हमारा रिएक्शन आता है, हमारे पास रिएक्शन आती है अगली डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या आता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहली बात है कि आप पढ़ के ही समझ जाएँ कि कौन सी रिएक्शन कैसे एक्ट करती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बताया अभी, किसी चीज़ को तोड़ना। सबसे ईजी एग्जांपल इसका सबसे फेमस जो बहुत पुराना चला आ रहा है जो है CaCO3 को आपने हीट कर दिया, जला दिया तो CaO + CO2 निकलेगा, CO2 निकला, ठीक है, CO2 निकला। ये जो है आपकी जो रिएक्शन है डीकम्पोज हो गई। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो CaCO3 है इसको हमने हीट किया तो CaO और CO2 जो ये टूट गया, टूटने से क्या बना, CaO और CO2। और एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल दे रखा है। एनसीईआरटी में हमारे पास एग्जांपल दे रखा है भैया 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में जब हम इसको हीट करेंगे, मैंने क्या बोला, हीट करेंगे तो इसमें बोला इसमें निकलेगा, इसमें Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में, SO2 निकलेगा गैस की फॉर्म में, SO3 निकलेगा गैस की फॉर्म में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको याद कर लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट से हमने फेरिक ऑक्साइड बना दिया। सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि ये रिएक्शन आपकी जो है वो जो रिएक्शन आपकी बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो फिर आपको ये देखना है कि जितने भी आपने जो भी सही किया, अगर रिएक्शन आपकी बैलेंस आपने किया खुद तो आप उसको रीचेक कर लें एक बार, ठीक है। अब अपने पास अगला आता है, ये देखो, ये वाली जो रिएक्शन मैंने आपको बताई अभी, ये वाली जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई, ये इसमें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये जो रिएक्शन अभी मैंने बताई
पूरी रिएक्शन अभी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। CaCO3 सॉलिड फॉर्म में हीट करेंगे तो CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 गैस निकलेगी। लाइमस्टोन कहते हैं CaCO3 को, क्विक लाइम कहते हैं CaO को। ठीक है, इसमें कोई इतनी हेडेक लेने वाली बात नहीं है। इसको क्रॉस करते हुए हम आगे चलते हैं। एक्टिविटीज़ के लिए आप हमें बता देना कोई भी एक्टिविटी को। रिएक्शन सारी पढ़ाता चल रहा हूँ, ठीक है, मैं रिएक्शन सारी पढ़ाऊंगा आपको। अभी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम रिएक्शन सारी पढ़ेंगे। अगर भले ही वो एक्टिविटी में आ रही है, भले ही किसी में भी आ रही है, लेकिन हम एक्टिविटी जैसे अलग से पढ़ेंगे तो अलग वो रहता है ना कि हाँ हम एक्टिविटी अलग से पढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास आती है रिएक्शन 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लीड नाइट्रेट। और हमने इसको जला दिया, हीट करा हमने इसको, तो इसमें 2 PbO मतलब लीड ऑक्साइड निकला। साथ में इसके निकला 4 NO3 गैस और O2 गैस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, 2 चीज़ें इसमें निकली हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने एक और रिएक्शन सीख ली। ठीक है, अब हम जैसे हम नीचे आएंगे, ये एक्टिविटी वाला पूरा पेज मतलब ऐसे अभी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ में। फिर हमारे पास एक और रिएक्शन आती है 2 AgCl, सनलाइट दी हमने इसे और ये बन गया 2Ag अरे Cl2। ठीक है, ये हमारे पास ये रिएक्शन आ गई। ये मैंने आपको बता दी थी पहले ही कि सब वही चीज़ें सब वही चीज़ें कि ये एक भैया एक मॉलिक्यूल लिया, इसको ये टूट गया, ये इसमें टूट गया, है ना। तो ये सब इजी चीज़ें हैं, अभी तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर अगली रिएक्शन सेम वही रिएक्शन दे रखी है, ये एक एक्टिविटी है इसलिए 2 बार दे रखी है। अगली रिएक्शन आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बोला आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए, डिस्प्लेस करना मतलब आपने किसी को हटा दिया। किसको हटाया? जो कमज़ोर होगा उसको हटा दिया, जो ताकतवर होगा उसने कमज़ोर को हटा दिया। तो ताकतवर और कमज़ोर क्या चीज़ है, मान के चलो। अभी हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं, तो एक एग्जांपल लिया हमने, Zn प्लस FeSO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस Fe, कमज़ोर था बेचारा, नीचे रह गया। ठीक है, इसका तो इस वाली रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि तो भाई जो Zn था, Zn थोड़ा ताकतवर रहा होगा, है ना, इसने इसके ऊपर हमला किया, इसने उसके ऊपर हमला किया, तो ये जो Fe था बेचारा ये बाहर निकल के चला गया और Zn ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और Fe बेचारा बाहर बैठ गया। तो इसमें क्या सीखने को मिला अपने को? सीखने को सिर्फ ये मिला कि जो Zn था वो उसने रिएक्शन कर ली Fe को हटा के SO4 के साथ में। तो Zn जो था वो ताकतवर था, जो स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर मतलब स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव रहेगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव रहेगा वो वीक रिएक्टिव वाले को हटाकर अपनी पोजीशन ले लेगा। ठीक है, तो इसमें आगे रिएक्शंस दी होंगी, अभी हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। देखो ये 2-3 रिएक्शंस दे रखी हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जिसमें आपने पहले देखा हमने Fe जो सॉलिड फॉर्म में और जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 और Fe। ठीक है, तो अभी हमने Fe को हटाया था तो Fe कमज़ोर था, लेकिन अब Cu कमज़ोर होगा, तभी तो इसमें दिया हुआ है Cu बेचारा निकल के बाहर गिरा और FeSO4 ने बॉन्ड बनाया, जिसको हम कहेंगे आयरन सल्फेट। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गई हमारे पास। ठीक है, अब अदर एग्जांपल्स इतने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कौन कौन से हैं वो एग्जांपल्स? तो अदर एग्जांपल्स कौन से हैं? ZnHCO4। अब देखो Zn जो है, अगर Zn Fe को हटा सकता है और Fe Cu को हटा सकता है, समझना, अगर Zn Fe को हटा सकता है और Fe Cu को हटा सकता है, तो क्या Zn Cu को हटा सकता है? अरे मतलब समझो ना, देखो जैसे Zn जो था, Zn इस वाली रिएक्शन में Zn प्लस FeSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Fe ज़मीन में, है ना। तो जो Zn था ताकतवर था Fe से, लेकिन Fe जो था वो ताकतवर था किससे? जो Fe था वो किससे ताकतवर था? Fe था भैया हमारा ताकतवर Cu से, तो उसने Cu को हटा दिया और Zn जो था, Zn सबसे ताकतवर था, तो क्या Zn Cu को हटा देगा? अरे Zn तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है ना, तो Zn ने Cu को भी हटा दिया। आई बात समझ में? तो एक रिएक्शन ये वाली हो गई हमारे पास। कौन सी वाली? कि जो Zn था उसने CuSO4 में से Cu को हटा के ZnSO4 बना लिया, Cu को ज़मीन में गाड़ दिया। ठीक है, उसके बाद Pb आता है, एक Pb के साथ में रिएक्शन है CuCl2 की। ठीक है, तो CuCl2 के साथ रिएक्शन है, Pb थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा होगा तो Pb ने Cu को हटा दिया, PbCl2 बना लिया और Cu फिर से ज़मीन में। मतलब अभी तक सबसे ज़्यादा ये देखा गया कि Cu जो है वो ज़मीन में ही गड़ा हुआ है।
अगर आपको ये पता करना है कि मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा रहता है भैया, Fe, Zn या Pb, तो इसकी एक टेबल आती है, लेकिन वो 12th क्लास में आएगी आपको, अभी आपको ऐसी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना दिया हुआ है उतना कर लो, बहुत है, मतलब सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, तो अभी हमने 2-3 चीज़ें ये पढ़ ली। अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन अपनी कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है। हमारे पास एक रिएक्शन लो, ये तो बहुत बड़ी है शुरू में सीखने के लिए, छोटी सी रिएक्शन लेते हैं हम लेते हैं NaOH, ठीक है, प्लस हमने लिया HCl, ये हमको दे रहा है भैया Na, अरे चल जा, ये अब इसने हमको दिया NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है और इस नाम को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ये जो आपने ऊपर जो नाम पढ़ा है इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है और इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट में किसी एक को हटा दिया था, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे, समझ रहे हो। Na के साथ OH था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, OH निकल के बाहर गया, किसके साथ चला गया OH चला गया H के साथ, बेचारा बन गया H2O, ठीक है, H2O बन गया। अब जब वो H2O बन गया तो ये Cl अकेला पड़ गया, Cl ने बोला चलो Na तुम अकेले हो, हम तुम्हारे साथ चलें, Na ने बोला चलो भैया, तो ये क्या बन गई रिएक्शन, NaOH प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये सिंपल सी एक रिएक्शन हो गई। डबल डिस्प्लेसमेंट पे हमने ये सीखा कि कोई भी साथी किसी को अकेला छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है मतलब अगर आपने किसी को साथी को अकेला छोड़ दिया तो वो किसी न किसी को पकड़ के चला ही जाएगा। ये हटा देते हैं हम सब ताम झाम, ये डिलीट, ओके। फिर आगे क्या आता है अपनी रिएक्शन में हमने पढ़ा, उसके बाद हमारे पास रिएक्शन आती है Na2SO4 सोडियम सल्फेट जिसको हम कहते हैं, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और BaSO4 बेरियम सल्फेट दिया है इसने हमको सोडियम क्लोराइड के साथ में। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ हो गई हमारे पास, क्या क्या चीज़ देखने को मिली। जो Na था, Na के साथ में SO4, Na के साथ में SO4 को अच्छा नहीं लग रहा था, SO4 जो था SO4 चला गया किसके साथ, Ba के साथ। अब बोल रहा था कि भैया अब हम तो अकेले रह गए। अब Ba के साथ गया तो कोई ना कोई Ba को भी छोड़ के गया होगा, Ba को छोड़ के Cl गया था, Ca को Ba के साथ अच्छा नहीं, Cl को Ba के साथ अच्छा नहीं लग रहा था, तो Cl चला गया Na के साथ। क्या दिया इन्होंने प्रोडक्ट, BaSO4 और NaCl, ठीक है। तो ये आपकी एक सिंपल सी एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी रिएक्शन हो गई, ठीक है। अगर हम आगे चलेंगे, अच्छा कुछ बच्चे पूछेंगे अभी कि क्या हमको इनके नीचे के नाम याद करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल आपको ज़रूरी होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम में सिर्फ ये दे दिया गया नीचे का और ये चीज़ नहीं दी तो आप क्या करेंगे। आपको बोल दिया गया कि सोडियम सल्फेट का हमने रिएक्शन कराया बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या आप वहाँ पे पता लगा पाएंगे कि भाई सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है, नहीं लगा पाएंगे ना। तो इसीलिए आपको ये सब आना चाहिए, नीचे के नाम भी जो NCERT में दिया है कम से कम वो तो आना ही चाहिए। अब ये वाली जो ये जो चीज़ें हैं इनमें सब में यही दिया हुआ है कि अरे हम तो ऐसे ऊपर चले गए BA के साथ में, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मैं आपको बहुत यहाँ लाइट वे में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ यहाँ पर। अरे क्या हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास ये इसके साथ में हमारी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थी वो ख़त्म हो गई विद एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। और अब हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है समझ लो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक तरफ हमने लाइन खींच दी जैसे स्कूल की मैडम करवाती है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन सुन के क्या लगता है कि ऑक्सीजन आ रही होगी, ऑक्सीडेशन को सुन के लगता है ना कि ऑक्सीजन आ रही होगी। अब ऑक्सीडेशन को सुन के ये तो लग नहीं रहा होगा कि यार कहीं से चलता हुआ सोडियम आ रहा होगा, है ना। ऑक्सीजन सुन के तो ऑक्सीडेशन सुन के ऑक्सीजन लग रहा होगा ना, तो एडिशन ऑफ O2 या फिर रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। अब इसी का उल्टा यहाँ पर कर दो, ऑक्सीडेशन का मिलना मतलब ऑक्सीडेशन का जाना, यहाँ कर दो रिमूवल ऑफ O2, ठीक है। नीचे लिख दो एडिशन ऑफ H2, ठीक है।
आ गई बात समझ में? ऑक्सीडेशन से समझ जाओ कि भैया ऑक्सीजन आ रहा है कहीं से, अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन कहीं जा रहा होगा। अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो जो ऑक्सीडेशन में सीखा था उसका उल्टा कर दो, ऑक्सीडेशन में सीखा था ऑक्सीजन आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात। अरे 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 ये पूरा डिलीट करो। ठीक है, अब हमने सीख लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? इन दोनों को मिला के एक टॉपिक बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों को मिला के जो भी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जो भी, अगर ये दोनों चीज़ किसी एक ही रिएक्शन में हो रही होंगी तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो अगर कोई भी चीज़ अगर कोई भी रिएक्शन में दोनों चीज़ एक साथ हो रही होंगी तो हम उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको ऑक्सीडेशन का भी पता चल जाएगा और रिडक्शन का भी पता चल जाएगा। तो हमने पहले लिया एग्जांपल, हम ऐसे ले लेते हैं नॉर्मली, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया AH प्लस B गिव्स यू BH प्लस A। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये बोला कि जो AH है, ठीक है, ये जो H है इसको छोड़कर इसके साथ चला गया और ये जो A है ये अकेला रह गया। अब इस A को छोड़कर H गया है तो इसका क्या हो गया? H को छोड़ना, ऑक्सीजन का आना और H को छोड़ना क्या हो जाता है? ये हो जाएगा, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, H को छोड़ना और ऑक्सीजन का आना क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो भैया इसका क्या हुआ होगा? इस वाले का हुआ होगा रिडक्शन, क्योंकि इसने तो H को गले लगा लिया, बोले तुम आ जाओ हमारे साथ रह लो। ठीक है, अब फिर से लिखते हैं एक रिएक्शन, जैसे यही रिएक्शन को थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखना है हमको। B गिव्स यू BH प्लस A, है ना। हमने क्या बोला? इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन क्योंकि इसने H को गले लगा लिया। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडेशन है और इसका रिडक्शन हुआ है तो क्या ये इसका ये जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बोले तुम मर गए हो और हमने मारा है तो हम ही तो कातिल हुए। तो मतलब अगर इसका रिडक्शन हुआ है ना, और ये इसने किया है तो यही तो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका हुआ रिडक्शन। अब बोले कि अगर हम बोलें कि ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। बोले हम ये बोलेंगे कि ये है ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन इस हमने किया है तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो, तो हमने बोल दिया ठीक है बोल लो तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, बुरा काहे मान रहे हो। ठीक है, तो तुम हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, हम आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो हमारे पास आती है ये रिएक्शन, जो ये हमें बता रही है कि 2Cu इसमें हमने O मिला दिया। अगर O मिला है तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छी बात है। CuO प्लस हमने इसमें H मिला दिया, H मिला दिया, इसका मतलब हुआ H को प्यार करने वाला हो गया रिडक्शन। और अगर हमने दोनों चीज़ एक साथ कर ली भैया, अगर हमने दोनों चीज़ एक साथ कर ली एक ही रिएक्शन में दोनों एक चीज़ एक साथ कर ली तो हमारे पास आ गया रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो भी हमने आपको पढ़ाया था। मान के चलो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसके पास था O, इसके पास था O। ठीक है, इसने बोला हमने खो दिया O, तो इसका हो गया रिडक्शन। बोले हमारे पास O नहीं है, हमने छोड़ दिया। बोले हमने पकड़ लिया, बोले हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। हमने ऑक्सीजन पकड़ा तो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। बोले हमने छोड़ दिया तो बोले हमारा हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये? ZnO प्लस C ZnCO। और ये जो सारी रिएक्शन है ये कुछ भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ही रिएक्शंस हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आपको इसमें जो बैलेंसिंग करना आ रही है या नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आती है आपकी सेकंड चीज़ के टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद आती है आपके रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन में कोई रिएक्शन आपको पहचाननी हो तो। ठीक है, पहले नंबर पर आती है कि आपको बैलेंसिंग करनी आ रही है। चलो ये से बातें लास्ट में करेंगे, पहले अपने चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। आगे क्या दे रखा है? आगे हमारे पास आ रखा है ये सब चीज़ें, ये हमने अच्छा ये इसी के बारे में दे रखी हैं। फिर हमारे पास आता है हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो हमने देखा है भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कोरोजन।
कोरोजन क्या होता है? कोरोजन भैया तुम्हें कोरोजन नहीं मालूम है यार। कोरोजन होता है हमारे पास जंग लग जाना, ठीक है। तो अगर कोई लोहा है, ये लोहे का पाइप है हमारा, ठीक है, ये हमारा लोहे का पाइप है। अरे यार इसको किसी दूसरी से बनाते हैं, रुको। ये हमारा लोहे का पाइप है, ये हमारा लोहे का पाइप है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर लग गया जंग, इसका यहाँ पे लग गया जंग, यहाँ पे जंग लगा है। तो इसमें क्या हुआ है एग्जैक्टली? इसमें हुआ ये है एग्जैक्टली कि जो Fe है, मतलब जो हमारा आयरन का पाइप है, उसमें यहाँ पर किसका अटैक हो गया है? ऑक्सीजन या फिर अपने H2O का। मतलब या इन लोगों ने अपने आयरन पे अटैक किया और बोला कि तुम हमारे साथ रिएक्ट करो, हमारे साथ रिएक्ट करके तुम लाल हो जाओ। रेड कलर देता है भाई साहब। रेड मतलब रेड ऐसा पूरा रेड नहीं होता, लेकिन वो ब्राउनिश रेड होता है। तो बोले कि तुम हमारे साथ रेड हो जाओ। तो इस रेडनेस को जो क्या कहते हैं? वो कहते हैं उसको रस्ट। और इसको बिल्कुल पपड़ी की तरह बना देता है, बिल्कुल ऐसा बहुत भद्दा सा कर देता है, और उसकी जो मजबूत होता है लोहा उसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया यार, ठीक है। उसके बाद तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन कोरोजन, तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल तो यही आ जाएगा, Fe वाला एग्जाम्पल आ जाएगा कि हमने Fe को रिएक्ट किया और 2H2 के साथ अगर ये रिएक्ट कर जाता है तो ये हो जाता है रस्ट, ठीक है। इतना आपको जानना बहुत है, इनफ है। फिर इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? कोरोजन इज़ द प्रोसेस, कोरोजन एक प्रोसेस है इन विच द मेटल ईटन बाय, जो मेटल को है वो खा जाता है, ईटन बाय, ग्रेजुअली ईटन बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल किसी भी चीज़ का, ठीक है, ऑन द सरफेस से खाता है। देखा होगा आपने, पपड़ी से निकल जाती है अंदर से, फिर लोहा निकल आता है, तुम फिर पपड़ी को हटा दो, फिर पपड़ी जम जाती है, मतलब वो लोहा टूट के गिर रहा है। मतलब सबसे बड़ी कहने की बात यह है कि जो हमारा Fe है उसने हमारे मॉइस्चर और H2O के साथ रिएक्ट कर, अरे 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 एक मिनट, H2O के साथ रिएक्ट किया तो इसने बना दिया रस्ट, जो था हमारा लाल कलर का, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रस्ट कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं रस्ट का। जैसे अगर हम Cu की बात करें तो Cu के केस में CO2 और H2O, मतलब थोड़ा सा ऐसे छिड़काव पानी का या फिर कह लो मॉइस्चर है ना, ह्यूमिडिटी टाइप की। और अगर ऐसा हो कि वो CO2 भी हो उस वाले एनवायरनमेंट में, तो ये जो है भैया Cu जो होते हैं हमारे, ये हमारे रिएक्ट करके बनाते हैं ब्लू ग्रीन, ठीक है। इसको यहाँ पे ब्लू ग्रीन कर देते हैं हम, ब्लू ग्रीन, ठीक है। ब्लू ग्रीन एलगी जैसा हो जाता है कुछ इसका टेक्सचर, ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रख लेना, ये हम आपको पूरी PDF में प्रोवाइड कर देंगे जो भी हम इसमें कार्यस्थानी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी बहुत आसान चीज़ है। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, एक डेफिनेशन बोलूँगा, उसको समझने की कोशिश करना। द टेस्ट एंड ओडर, ओडर मतलब खुशबू, ऑर्डर नहीं, ओडर। द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की उसमें फैट होता है, कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेस एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जो भी आपके चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें फ़ैट होता है ना, कोई भी बाहर की चीज़ होती है, आपकी नमकीन वमकीन खाते हैं उसमें फ़ैट वैट होता है, ठीक है। अगर फ़ैट जो होता है, अगर फ़ैट को आप थोड़ी हवा दे दो, हवा लग जाए उसको, एयर लग जाए थोड़ी सी, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो या तो ऐसे लूजे टाइप के, लूजे से क्या मतलब होता है, ऐसे जो चीज़ क्रंची है, क्रिस्पी टाइप की है, वो आपकी मतलब ऐसे सॉफ्ट सी हो जाएगी। जैसे आप जैसे सॉफ्ट में कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे अपने पार्ले जी के बिस्किट अगर आपको थोड़ा छोड़ देते हो तो वो ऐसे लूजे से हो जाते हैं, ठीक है। पार्ले जी इसका एग्जांपल नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जो चिप्स वगैरह का पैकेट होते हैं, अगर आप उसको रख दोगे तो या तो चिप्स थोड़े से वैसे हो जाएंगे, कड़वे से या खट्टे से, है ना। तो ऐसे जो भी चीज़ होती है ढीले ढाले से हो जाएंगे, है ना। तो जैसे आपकी चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट ऐसे थोड़ा सा थोड़ी देर खुला छोड़ दो या 1-2 दिन आप रख दो उसको, तो वो ऐसे मतलब ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अपनी रेंसिडिटी। अरे कहाँ गया रेंसिडिटी? ये रही रेंसिडिटी, ये रही रेंसिडिटी, ठीक है। ये हो गई हमारे पास रेंसिडिटी। कुछ और बचाएगा चैप्टर में? अगर कुछ और बचाओ, मेरे हिसाब से तो अभी तो कुछ नहीं बचा चैप्टर में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर आपने व्हाट यू हैव लर्न, अगर आपने कुछ सीख पाया है इस वीडियो से तो वो सब आप देख लो। एक्सरसाइज की अगर आपको चाहिए कि एक्सरसाइज की वीडियोस बनाई जाए
तो आप बता देना, या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी जो तुम लोग करते नहीं हो, जो तुमको करवाई भी नहीं जाती कभी, ठीक है। तो अगर चैप्टर में कुछ बचा हो, देखो मैंने एक एक पेज के साथ में आपको सारी चीज़ें समझाता गया, सारी एक एक रिएक्शन करवाई, आपको सारी रिएक्शन जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ और चाहिए मटेरियल एक्स्ट्रा पढ़ने का, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अपनी 1 घंटे की जो वीडियो है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 1 घंटे की वीडियो मैंने आपको एनसीईआरटी के साथ में पूरी वीडियो करवाई, एक्टिविटी वगैरह आपको सब जितनी भी रिएक्शंस थी एक्टिविटी में वो आपको करवाई। अगर आप एक्टिविटी वगैरह अगर आपको मतलब डीपली समझनी है, तो अब मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, मतलब 15-20 मिनट में आपको सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, एक चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। अगर आपको ये सब चाहिए और कुछ चाहिए मुझसे, जो भी आपको चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ लग रहा हो कि नहीं मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ या धीरे पढ़ा रहा हूँ, या जो भी आपको कोई भी बोलने में अगर कोई दिक्कत लग रही है आवाज़ में, तो आप मुझे बताएं, तो मैं उस चीज़ को अपनी सुधारूँगा अगली वीडियो में, जो कि कल ही होगी हमारी 1 शॉट की वीडियो अगले चैप्टर की, है ना। तो ऐसे करते करते हम 15-16 दिन में आपके सारा साइंस को कंप्लीट कर देंगे, यही हमने आपसे कहा था अपनी शॉर्ट वीडियो में भी। तो अभी के लिए तो इसको वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और जैसे कि आपसे कहा था 1 घंटे के अंदर हमने पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ना। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने यहाँ तक देख लिया पूरी वीडियो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको अगली कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तब तक के लिए गुड बाय, और हाँ, टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।